हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैन स्ट्रीम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो ग्रामर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आमतौर पर बहुत लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता है, लेकिन यदि हम ग्रामर सीखना चाहते हैं और इन दो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं जानते तो यकीन मानिए ग्रामर सीखने के बाद भी हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी बेसिक्स चीज़ें होती हैं जो स्कूल से लेकर के आपके आने वाले भविष्य में किसी भी जगह पर आप काम के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं या किसी भी जगह इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये क्वेश्चंस आपसे निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। और आजकल ये क्वेश्चन सभी इंटरव्यू में ट्रेंड करते हैं और लोग स्पेशली इंग्लिश के टीचर्स को या इंग्लिश से संबंधित किसी भी इंटरव्यू में अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं सेलेक्ट होते, तो इस तरह के सवालों का आपका सामना करना ही पड़ेगा और आपको जानना पड़ेगा कि ये जो टॉपिक जिस पे हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं ये होते क्या है। दोस्तों, होने के लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज़ या फिर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी ना हो तो निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। यदि हमें किसी विषय के बारे में जानकारी हो तो वो हमारे लिए आम हो जाता है, लेकिन वहीं पे अगर हम देखें कि कोई चीज़ जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है और अगर किसी जगह हमें उस जगह के बारे में या उस चीज़ के बारे में पूछ दिया जाए तो हम शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक के बारे में जानें। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है डमी सब्जेक्ट्स या एम्प्टी सब्जेक्ट या आर्टिफिशियल सब्जेक्ट। डमी का मतलब होता है डुप्लीकेट, एम्प्टी का मतलब होता है खाली और आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी। तो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में वे सब्जेक्ट्स जो बनावटी होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं या फिर खाली सब्जेक्ट होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे सब्जेक्ट्स को हम डमी, आर्टिफिशियल या फिर एम्प्टी सब्जेक्ट्स बोलते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दो ऐसे शब्द हैं जैसे कि देयर और इट। ये देयर और इट कई बार सब्जेक्ट की भूमिका निभाते हैं ऐसे वाक्यों में जहाँ पे सब्जेक्ट अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि किसी वाक्य की रचना करने के लिए मुख्यतः सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और बिना सब्जेक्ट के हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते। किसी हेल्पिंग वर्ब को हम यूज़ करें इसके लिए आवश्यक होता है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट रहे। तो सब्जेक्ट के रूप में कई बार अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर और इट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। इसलिए देयर और इट अपने आप में डमी सब्जेक्ट कहलाते हैं। मुख्यतः ग्रामर्स में, इंग्लिश ग्रामर में यही दो ऐसे वर्ड होते हैं जिनको एम्प्टी सब्जेक्ट या फिर आर्टिफिशियल सब्जेक्ट या फिर डमी सब्जेक्ट की भूमिका या नाम दिया गया है। आइए डमी सब्जेक्ट्स के अंतर्गत हम देयर को समझते हैं। दोस्तों, आपने कई बार कुछ सेंटेंसेस देखे होंगे जैसे कि देयर इज़ अ डॉग, देयर इज़ अ कार, देयर आर प्लांट्स, देयर वॉज एन एम्पर, देयर वेयर 100 स्टूडेंट्स। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, इज़ एक मुख्य वर्ब की भूमिका में भी है और इज़ आपका एक हेल्पिंग वर्ब की भूमिका में भी है। इज़ को अगर आप एक तरह से देखें तो ये एक लिंकिंग वर्ब के रूप में भी काम कर रहा है। अगर लिंकिंग वर्ब आपको मालूम नहीं है तो उसका एक अलग से वीडियो लेक्चर मैं लाने वाला हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि देयर इज़ अ डॉग में देयर आपके सब्जेक्ट की भूमिका में है जिसका कोई महत्व नहीं है। देयर अगर इस सेंटेंस में है तो देयर से रिलेटेड कोई भी मीनिंग इस वाक्य में निकल के नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर यहाँ पे साइलेंट है और इसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसको डमी या फिर एम्प्टी सब्जेक्ट बोलते हैं। देयर इज़ अ कार में भी देखिए कि देयर इज़ अ कार में देयर एक एम्प्टी सब्जेक्ट है। एक और सेंटेंस देखिए, देयर आर प्लांट्स मतलब पौधे हैं। तो पौधे हैं तो इसमें देखिए देयर सब्जेक्ट की भूमिका में है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया या फिर इसको आप मेन वर्ब के रूप में भी ले सकते हैं, और प्लांट्स मतलब पौधे। तो यहाँ पे भी देयर साइलेंट है। देयर के होने नहीं होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको हम एक दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे देयर इज़ अ कार को हम लिख सकते हैं अ कार इज़ देयर। देयर इज़ अ डॉग को हम लिख सकते हैं अ डॉग इज़ देयर, या फिर देयर आर प्लांट्स को लिख सकते हैं प्लांट्स आर देयर। लेकिन दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में ज़्यादा बेहतर होता है कि हम देयर का इस्तेमाल पहले करें, अ को सामने मिलाने की कोशिश ना करें। हम कह सकते हैं देयर इज़ अ डॉग, ना कि अ डॉग इज़ देयर। फोर्थ सेंटेंस को देखिए, देयर वॉज एन एम्परर, एक बादशाह था। अब ये भूतकाल का एक वाक्य है, पास्ट टेंस का। जो वॉज है वो शो करता है कि ये भूतकाल का एक वाक्य है। यहाँ पे भी देखिए देयर का कोई विशेष अर्थ नहीं है। आमतौर पर हम स्कूल में पढ़ते हैं या फिर अपने शब्दकोश में, डिक्शनरीज में पढ़ते हैं कि देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पे जो इसका अर्थ है यहाँ वहाँ वाला नहीं है, ये सिर्फ एक एम्प्टी सब्जेक्ट की भूमिका में है। देयर वर 100 स्टूडेंट्स, 100 विद्यार्थी थे। यहाँ पे भी देखिए देयर का कोई विशेष अर्थ नहीं है, जबकि देयर को लगाया गया एक सब्जेक्ट बनाने के लिए।
बिल्कुल उसी तरह हम इट के एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है डमी या फिर एम्प्टी आर्टिफिशियल सब्जेक्ट इट का। इट इज़ मंडे टुडे। दोस्तों आमतौर पर आपने देखा होगा अपने नोटबुक्स में या फिर किताबों में कि किसी भी दिन को दर्शाने के लिए या फिर दिन को बताने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ मंडे टुडे। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि टुडे इज़ मंडे, तो भी आपका सेंटेंस का जो अर्थ है वो सामने वाले को समझ में आ गया। लेकिन ज़्यादा फॉर्मल लगेगा, ज़्यादा बेहतर लगेगा इंग्लिश ग्रामर में अगर आप बोलेंगे इट इज़ मंडे टुडे, और ग्रामेटिकली भी यही करेक्ट होता है जब आप बोलें कि इट इज़ मंडे टुडे। दूसरे सेंटेंस को देखिए, इट इज़ 5 o'clock, मतलब अभी 5 बजे हैं। अभी को आप जोड़े तो भी, नहीं जोड़ेंगे तो भी इस सेंटेंस का अर्थ निकलेगा 5 बजे हुए हैं या फिर 5 बज चुके हैं या फिर 5 बजा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इट आपका एक डमी सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि 5 o'clock आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, एक लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है, और एक मुख्य वर्ग की भूमिका में तो है ही ये, लेकिन इट आपका यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है। इट इज़ द 1st of जनवरी। यहाँ पे देखिए आप, इट इज़ द 1st of जनवरी में इट आपका सब्जेक्ट की भूमिका में है, जिसके होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये भी बोलते हैं कि टुडे इज़ द 1st जनवरी, तो भी लोगों को इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। इट इज़ समर या फिर विंटर, आप मौसम के लिए भी इट का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कई बार अपनी किताबों में मौसम के सामने लिखा होता है कि इट इज़ समर, इट इज़ विंटर, इट इज़ कोल्ड, तो मौसमों के लिए भी आप इट का इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग काफ़ी गहरा है, ब्रॉड है, लंबा चौड़ा है, उसको मैं आपको आराम से धीरे धीरे करके बताऊंगा। चूँकि देयर और इट के ऊपर एडवांस वीडियो लेक्चर आपके सामने आएगा, तब आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि देयर और इट के और कितने तरह से उपयोग किए जा सकते हैं। फिलहाल पांचवें एग्जाम्पल को देखिए, इट रेन्स में बारिश होती है। इट रेन्स का मतलब होता है बारिश होती है। यहाँ पे भी देखिए इट आपका सब्जेक्ट है, रेन प्रेजेंट सिंपल का इंडिफिनिट फॉर्म, मतलब प्रेजेंट सिंपल बोले या इंडिफिनिट बोले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे लगता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एसीएस ऑब्जेक्ट, उसी सेंटेंस उसी रूल के हिसाब से ये सेंटेंस आपके सामने बना हुआ है, जहाँ पे आपने देखा कि लिखा हुआ है इट रेन्स। तो दोस्तों इस तरह से आपने समझा कि देयर और इट का इस्तेमाल भी हम सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट एम्प्टी सब्जेक्ट कहलाते हैं, आर्टिफिशियल सब्जेक्ट कहलाते हैं, या ये डमी सब्जेक्ट कहलाते हैं। इसका होना नहीं होना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को लगाया जाता है ग्रामर को करेक्ट करने के लिए, ग्रामर्स की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, नियर फ्यूचर अगर आपको कोई पूछे कि डमी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं या फिर एम्प्टी सब्जेक्ट या आर्टिफिशियल सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो आप उनको जवाब दीजिए कि देयर और इट आपके आर्टिफिशियल या फिर एम्प्टी या फिर डमी सब्जेक्ट्स होते हैं। थैंक यू सो मच माई फ्रेंड्स।